हर हर महादेव स्टूडेंट्स, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी। इससे पहले के वीडियो थे उसमें मनोविज्ञान का सामाजिक परिचय, विकास के जो 20 सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया था, और इससे पहले के वीडियो में संवेग के बारे में पढ़ाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें बेसिक दिया हुआ है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है उसमें पहला प्रश्न होता है, वो आपके रीट में या सीटेट में आता है। वो आ सकता है विकासात्मक कार्य क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट टास्क। तो देखिए, मानव जीवन होता है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये अवस्थाएं हो गई। ये अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था आती है, इसलिए इनको ऐसा ही कहा जाता है। ये प्राय किसी एक लक्षण या प्रमुख विशेषता द्वारा पहचानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे शैशवावस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है, शैशव स्वलीनता पाई जाती है। ये सारी इसकी लक्षण या विशेषता होती है। प्रत्येक अवस्था में कोई भी व्यक्ति एक लक्ष्य या योग्यता को प्राप्त कर लेना चाहता है, जिसे उस अवस्था के अन्य व्यक्तियों ने हासिल किया है। देखिए, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक 6 वर्ष का बालक है, उसको 20 तक गिनतियाँ आनी चाहिए। ये 6 वर्ष के बालक की योग्यता या उपलब्धि है, ये सभी बालक को आ जानी चाहिए। तो ये विकासात्मक कार्य हो गया उस 6 वर्ष के बालक का। तो देखिए, आगे लिखा हुआ भी है, ये कौशल या उपलब्धियां आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, अतः ये एक सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इसे ही विकासात्मक कार्य कहते हैं। वह सामाजिक अपेक्षा जो कि किसी स्टेज के अंदर हासिल कर लेनी चाहिए, वह उस अवस्था का या उस स्टेज का विकासात्मक कार्य कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर विकास के चरण, पिछले वीडियो जो विकास के सिद्धांत है इसमें बताया था मैंने विकास के चरण। तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं अपने लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो यहाँ पे 5 लिख रखी है मैंने, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन इनमें भी शैशव, बाल्य और किशोर अवस्था अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं को अपन पढ़ते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न है गर्भावस्था वाला, ये आ चुका है पहले भी, मैंने आपको पहले बताया था, टेट एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, यहाँ पर आपको गर्भावस्था का जो काल है वो 0 से 280 दिन का माना जाता है। यहाँ पर आप लोग जो एग्ज़ाम में करके आओगे वो 270 दिन करके आओगे, जो कि इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल रूप से 280 दिन माना जाता है। अच्छा, फिर शैशवावस्था आती है, जन्म से 5-6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था होती है वो 5-6 से और 12-13 वर्ष तक। किशोरावस्था 12-13 से 18-19 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था होती है 18-19 से आगे चलती है। इसके अलावा अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था भी होती है, लेकिन इनका अध्ययन अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने आती नहीं। अपन 3 का ही करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब देखिए, प्रत्येक जो चरण होता है उसको 1 से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रारंभिक शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, शुरुआती जो शैशवावस्था है। मध्य शैशवावस्था 2 से 4 वर्ष, और उत्तर शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, जब शैशवावस्था जा रही होती है तो बाल्यावस्था आ रही होती है। तो ये 4 से और 5-6 वर्ष। इसी तरह से जैसे मान लो बाल्यावस्था है, उसको भी आप प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक किशोरावस्था भी हो जाएगी। अब देखिए, विकास के आयाम। विकास के आयाम का मतलब ये है कि हम प्रत्येक जो अवस्था है उसके अंदर इन विकास के बारे में बात करेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, सामूहिक और नैतिक। अब इसमें भी जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया, लॉरेंस कोलबर्ग। उस कोलबर्ग के सिद्धांत को अपन अलग से ही पढ़ेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग कोहलबर्ग का सिद्धांत का वीडियो अलग से बना के और अलग से डाला जाएगा पूरा। तो नैतिक विकास को इस टाइम में नहीं लेंगे, अगर फिर भी कोई बात आएगी तो वो बता देंगे आपको। मुख्य रूप से यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामूहिक विकास को लेंगे। देखिए, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था को बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इन्फेंट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये लेटिन भाषा के कौन कौन से शब्द से बना हुआ है? इन प्लस फेरी, याद रखिएगा। वहाँ पे एग्जाम में फेंट दे सकता है आपके, फेंट।
तो फेंट गलत है। लेटिन भाषा का शब्द है फेरी। इनका अर्थ होता है अक्षम और फेरी का अर्थ होता है भाषागत। शाब्दिक रूप से इन्फेंट शब्द का क्या अर्थ हुआ? भाषागत रूप से असमर्थ। अर्थात जो लेटिन भाषा का जो दोनों शब्द है, लेटिन भाषा के दोनों शब्द है, उनसे मिलाकर इन्फेंट शब्द का अर्थ होता है भाषागत रूप से असमर्थ या अयोग्य। इनका मतलब होता है अयोग्य। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो शैशवावस्था के बारे में विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथनों को अपन देखते हैं। हरलोक, हरलोक को मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हरलोक के जितने भी है, विशेषकर राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये उठा लेता है। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, हरलोक को आप ज़रूर याद रखिए। अब देखो हरलोक ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था बहुत नाजुक, खतरनाक और अपीली काल होता है। ना काल, अपीली, अपीली का मतलब होता है अपील करना। अपील क्या होता है? अपील का मतलब होता है जहाँ जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो अट्रैक्ट करता है, भाई मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे आप कोर्ट के अंदर अपील करते हो, अपील का मतलब कोर्ट का उस तरफ ध्यान दिलाते हो। तो हरलोक, ये प्रश्न ऐसे कैसे आ सकता है? शैशवावस्था को नाजुक, खतरनाक और अपीली काल किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। ब्रिज ने कहा है प्रारंभ के 2 वर्षों में बालक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। प्रारंभ के 2 वर्षों में बालक के सभी संवेगों का विकास, प्रारंभ के 2 वर्षों के अंदर सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। संवेग विकसित हो जाते हैं, कोई ऐसा संवेग नहीं रहता जो छूटता है। गुड इनफ कहता है शैशव अवस्था के प्रथम 3 वर्षों में जितना मानसिक विकास होता है वह संपूर्ण जीवन का आधा होता है। याद रखिएगा कितनी बड़ी चीज कह दी है इन लोगों ने। इन्होंने कहा है कि प्रथम 3 वर्षों में जिंदगी का आधा मानसिक विकास हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं शैशव अवस्था की जो इम्पोर्टेंस कितनी है, बालक की जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं। आगे देखिए सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है प्रारंभ के, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सिगमंड फ्राइड ने कहा है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनने वाला है, जिसको आप कह सकते हो कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। सेम टू सेम यही सिगमंड फ्राइड कहता है कि वह भावी जीवन में जो बनने वाला है बालक वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। वेरी गुड, आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल होता है वो शैशवावस्था होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई अब की बार वैलेंटाइन वाला। स्टेंग ने कहा है भावी जीवन की आधारशिला प्रारंभिक 2 वर्षों में रखी जाती है। रूसो ने कहा है शैशवावस्था में हाथ, पैर और आंख प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये कथन किसका था? ये रूसो का था। ये भी आ सकता है आपके अब की बार। तो मैंने उन्हीं मनोवैज्ञानिकों के कथन इसमें इंक्लूड किए हैं जो अब की बार आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगे शैशवावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं? तो सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, आदर्शों का निर्माण काल और अपीली काल। ये जितने भी उपनाम हैं लगभग परिभाषाओं में आ गए। अब देखिए, अब जो आगे पढ़ेंगे अपन शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विकास, जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, उनको अपन अलग से लेंगे, लेकिन कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं शैशवावस्था की उनको इसमें दर्शाया गया है इस पॉइंट के अंदर। तो देखिए पहली विशेषता है शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामूहिक विकास सर्वाधिक तीव्रता से होता है। क्वेश्चन आ सकता है विकास के किस चरण में विकास सर्वाधिक तीव्रता लिए हुए होते हैं? तो शैशवावस्था उसका उत्तर हो जाएगा। इस अवस्था में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। ग्रहणशीलता अर्थात कोई भी चीज़ को देख के और बालक तुरंत खुद के अंदर आत्मसात कर लेता है, उसे ग्रहणशीलता कहते हैं। प्रारंभिक 3 वर्षों में 50% मानसिक विकास हो चुका होता है। 5-6 वर्षों में 90% तक का मानसिक विकास हो जाता है। अर्थात बालक जब स्कूल जाना प्रारंभ करता है उस टाइम उसके दिमाग का 90% विकास तक हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं शैशवावस्था कितनी इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। सीखने की प्रवृत्ति एवं मात्रा प्रारंभिक 6 वर्षों में उतनी होती है
जितनी अगले 12 वर्षों में होती है। आप समझ सकते हैं, शुरू के 6 वर्षों में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो अगले 12 वर्षों में जितनी होगी उसके बराबर होती है। अर्थात आप 18 वर्षों का जीवन काल है, उसमें शुरुआती 6 सालों में 18 वर्ष का आधा सीख चुके हो। कितनी बड़ी चीज़ है ये। फिर देखिए, शैशव अवस्था में दोहराव करने की प्रवृत्ति होती है। बालक बार बार एक ही कार्य को बार बार करता है। इसमें दूसरों पर निर्भरता, जिसको पर निर्भरता कहते हैं, डिपेंडेंसी पाई जाती है। दूसरों के सहारे बालक जीता है। इसमें असहायता पाई जाती है। बालक असहाय महसूस करता है। हर चीज़ में उसको सहायता की ज़रूरत होती है। वो कोई भी कार्य होता है तो रोने लग जाता है और फिर उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है। इसमें अत्यधिक कल्पनाशीलता पाई जाती है। बालक अपना ही संसार होता है, कल्पनाशीलता के अंदर खोया रहता है। इसमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, संवेगात्मक अस्थिरता। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से आपका। इसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम, देखो ये कॉन्सेप्ट है जिसको नर्सिज्म कहते हैं, स्वमोह भी कहते हैं। इसके अंदर आत्म प्रेम का मतलब होता है स्वयं से प्रेम करना। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालकों के अंदर ओडिपस और बालिकाओं के अंदर इलेक्ट्रा, इन ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण वे का मतलब कौन, बालक और बालिका। बालक तो अपनी माता से और बालिका अपने पिता के प्रति स्नेह या कामेच्छा जागृत हो जाती है। तो जब आपको सिगमंड फ्राइड पढ़ाया जाएगा, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत अलग से लिया जाएगा, मनोविश्लेषण, उसके अंदर ये सारी जो विशेषताएं हैं ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ओपिडस ग्रंथि किसके विकसित होती है, बालकों के अंदर, और इलेक्ट्रा किसके अंदर होती है, बालिकाओं के अंदर, जो काम भावना से संबंधित होती है। फिर आता है स्वमोह या नर्सिज्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, स्वमोह क्या होता है, प्रश्न आ सकता है आपकी बात। नर्सिज्म, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के रंग रूप पर मोहित हो जाता है और अन्य चीज़ों से अलगाव प्रदर्शित करता है, इसे नर्सिज्म कहते हैं। और दूसरी चीज़ों को कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, दूसरे के रंग रूप को कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, उसे कहेंगे। और स्वयं के रूप से ही मोहित हो गया कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तो उसे स्वमोह या नर्सिज्म कहते हैं। और ये कहाँ से आया है, यूनान की एक दंत कथा है जिसके अंदर एक कुरूप राजकुमार होता है और एक सुंदर राजकुमारी होती है। तो वह राजकुमार उस राजकुमार से विवाह करना चाहता था, लेकिन उस राजकुमारी ने उसको त्याग दिया। त्याग करने के बाद राजकुमार स्वयं से ही प्यार करने लग गया। वह एक कुआं होता था, कुएं के मुंडेर पर बैठ जाता था और ऐसा कहते हैं कि कुएं के अंदर वो अपनी परछाई वगैरह देखता था, और उसके बाद में वह कई गीतों की रचना कर दी थी। तो यह एक दंत कथा है, बहुत बड़ा नॉवेल है जो यूनान के अंदर प्रचलित है। इसे स्वयमोह या नर्सिज्म कहते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में नर्सिज्म की भावना होती है। अब देखो, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। जन्म के समय संवेदी योग्यता, अर्थात जन्म के समय क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, दृष्टि, आपने देखा होगा बालक जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें खुली हुई नहीं रहती है, जन्म के कुछ समय बाद में वह आंखें खोलता है। तो दृष्टि प्रौढ़ों से कम होती है, लेकिन 1 वर्ष के अंदर दृष्टि होती है वो प्रौढ़ों के समान हो जाती है। दूसरी भी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा आपको। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगी कि बाल्यावस्था में तो शैशवावस्था में बहुत तेज आंखें होती हैं। ऐसा नहीं होता है। आप देखना, बालक को आप ऊपर मकान के ऊपर ले जाके छत से दिखाना बाहर की तरफ, दूर की तरफ, तो वह ज़्यादा दूर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन आप पास की चीज़ दिखाओगे तो उसके अंदर वो खोया रहेगा। तो उसकी जो दृष्टि होती है बालक की 1 साल से पहले पहले थोड़ी कम होती है, लेकिन 1 साल के अंदर वह जो आप 5 सेंटीमीटर से और अनंत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर लागू हो जाता है 1 साल के बाद। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगी ये चीज़। अब देखो, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है संवेदी योग्यताएं, सेंसरी एबिलिटीज। याद रखिएगा, अंग्रेजी लिख देता हूँ, सेंसरी एबिलिटी। तो यहाँ पे संवेदी योग्यता, संवेद का मतलब संवेदना होती है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है। ज्ञानेंद्रिय अपने 5 आप सभी जानते हो। देखो, रंगों में विभेदन करने की क्षमता, अर्थात देख के और अलग अलग
रंगों को पहचानने की क्षमता है वो 3 माह में करने लग जाते हैं। जैसे लाल और नीला और हरा जो रंग है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे पूछो कि बेटा लाल कौन सा है, तो 3 माह का बालक ये नहीं बताएगा कि लाल ये है, लेकिन वो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, दो रंग डिफरेंट है, ये चीज़ें वो सिग्नल देने लग जाता है। जन्म के ठीक बाद बालक सुनने लग जाते हैं लेकिन जन्म के ठीक बाद उनको दिशा निर्धारण नहीं रहता है, अर्थात किस दिशा से आवाज़ आ रही है इसका पता नहीं रहता है। जन्म के कुछ समय बाद ही बालक है वो माता की आवाज़ पहचान सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक आवाज़ की पहचान है वो जन्म के कुछ समय बाद ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अन्य व्यक्तियों की आवाज़ पहचान करना बाद में सीखता है, लेकिन माता की आवाज़ का पहचान जन्म के कुछ समय बाद ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ के समय में ही उस जब माता बोलती है तो उसके वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि है उसके शरीर से होती ही वो बालक को सुनाई देती थी। तो इसके कारण उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो जाता है। इसके कारण से बालक क्या होता है, जन्म के ठीक बाद ही माता को सुन सकता है, माता की आवाज़ को पहचान सकता है। जन्म के समय ग्रहण क्षमता अर्थात सूंघने की क्षमता बालक के अंदर होती है, वो सूंघ सकता है। जन्म के समय स्वाद का ज्ञान भी रहता है, जीभ के द्वारा स्वाद। अगर बहुत ज़्यादा कड़वी दे दोगे तो बालक कोई ना कोई अनुक्रिया दर्शाएगा। जन्म के समय स्पर्श व पीड़ा की अनुभूति भी होती है, अर्थात आपकी जो त्वचा नामक ज्ञानेंद्रिय है वो भी पूरी तरह से काम करती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के समय बालक है वह केवल देखने की क्षमता से थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, बाकी सारी जो सेंसरी योग्यताएं हैं वो मौजूद रहती हैं, थोड़ा सा कमज़ोर रहता है ज्ञानेंद्रिय के अंदर। अब देखिए, अपन देखेंगे अब फिजिकल कि बालक का फिजिकल कैसा होता है शैशवावस्था के अंदर जन्म के समय। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन लंबाई, लेंथ किस तरह से होती है। जन्म के समय बालक होता है वो लगभग 51 सेंटीमीटर का माना जाता है, और बालिका है वो 50.5 सेंटीमीटर की पैदा होती है। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, कुछ एक एग्जाम्स हैं उनके अंदर इंच में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद रखनी है, क्या 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, कितना इंच होता है। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको जस्ट कूल रहना है। वैसे तो 1 सेंटीमीटर होता है लगभग 0.4 इंच होती है। 3.9 इंच को क्या कहेंगे, 0.4 इंच। अब आपको पता है एग्जाम के अंदर इंच के अंदर दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। 51 सेंटीमीटर है, 51 को गुणा करना है 0.4 से। अब देखो यहाँ पर आ गया 4 और 4 पंजे 20, एक संख्या छोड़ के दूसरा एक संख्या छोड़ के ये लो 20.4 इंच। बालक की लंबाई जन्म के समय कितनी होगी, 20.4 इंच, और बालिका की 20 लगभग 20 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। वैसे एसआई पद्धति के अंदर सेंटीमीटर या मीटर के अंदर ही बालक को पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। शैशवावस्था के अंत में बालक है वह 110 सेंटीमीटर का हो जाता है, और बालिका होती है वो 105 सेंटीमीटर की रह जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशव अवस्था के अंत में बालक ही बालिका से बड़ा रहता है। बाल्यावस्था में लेकिन ग्रोथ चेंज हो जाती है। शैशव अवस्था के अंत में अर्थात 5-6 वर्ष के अंदर बालक ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, लेकिन 6 वर्षों के बाद में बालिका तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो बाल्यावस्था में ये चीज़ बताएंगे। भार जन्म के समय 2.5 किलो मतलब 2.7 किलो से 3.5 किलो, लेकिन औसत वजन देखा जाए तो 3 किलोग्राम पाया जाता है। शैशव अवस्था के अंदर भार है वो लगभग 3 किलोग्राम। अब यहाँ पे पौंड की कॉन्सेप्ट आ जाती है। जो ब्रिटिश लोग हैं वो पौंड के अंदर नापते थे। एफपीएस प्रणाली चलती है, ब्रिटिश प्रणाली, तो उसके अंदर पौंड के अंदर वजन नापते हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर 2.02 पौंड होते हैं। अब जैसे आपको औसत 3 केजी होता है बाहर शैशव अवस्था के अंदर, तो 3 को गुणा कर देना है 2.2 केजी से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6.06, अर्थात लगभग 6 पौंड वजन हो जाएगा। औसत वजन कितना होता है शैशव अवस्था में, 6 पौंड। शैशव अवस्था के अंत के अंदर बालकों का जो वजन होता है वो 13.5 किलोग्राम से और 19 किलोग्राम तक, औसत देखा जाए तो लगभग 16 किलोग्राम औसत वजन होता है। हड्डियों की संख्या के अंदर याद रखिएगा, जन्म के समय 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थिकरण के समय 350 और अस्थिकरण के पश्चात 206।
जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। सबसे ज़्यादा हड्डियां जन्म के बाद में जब अस्थिकरण होता है बाल्यावस्था में, उस समय होता है। ये शैशवावस्था की हड्डियां हैं, ये बाल्यावस्था की हड्डियां हैं, और ये किशोरावस्था की। अब देखिए, शैशवावस्था के अंदर पेशीय विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेशीय विकास क्या हो पढ़ाऊंगा बच्चों का, उस टाइम में बताऊंगा। सूक्ष्म पेशीय कौशल, एक तो होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल, और एक होता है स्थूल पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल ये मानसिक अवस्था के अंदर आएंगे। तो फिलहाल फिजिकल शैशवावस्था के अंदर मैं बता रहा हूँ कि शैशवावस्था के अंदर जो पेशीय विकास होता है वो किस तरह से होता है। 4 माह का जो बालक होता है वह सहारा देने पर बैठता है, अर्थात उसको पकड़ कर बिठा सकते हैं। 8 माह का बालक होता है वो बिना सहारे के बैठ सकता है, स्वयं बैठ सकता है। 10 माह का बालक है वो घुटनों के बल रेंगने लग जाता है, बैठने के अलावा घुटनों के बल रेंगने भी लग जाता है। 11 से 13 माह का बालक खड़ा रहने लग जाता है। बालिकाएं होती हैं वो लगभग 11 माह का समय ले लेती हैं, और बालक लगभग 13 माह का खड़ा रहने लग जाता है। बालक जो चलना प्रारंभ करते हैं 13 से 15 माह में, अर्थात 1 से और 1.25 साल के बीच में शैशवावस्था में बालक चलना सीख जाते हैं। अब देखिए, शैशवावस्था के अंदर मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे भाषा का विकास हो गया। भाषा के अलावा लिखना, पढ़ना, देखना, देख के समझना, चीज़ों के अंदर विभेदन करना, समानताएं ढूंढना, अनुकरण करना, ये सारी के साथ चिंतन करना, ये सारी की सारी चीज़ें मानसिक विकास के अंदर आ गई। मानसिक विकास के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इसी तरह से ब्रूनर का सिद्धांत है। तो ये जीन पियाजे और ब्रूनर वगैरह मैं अलग से लूँगा। तो आप यहाँ पर जो मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में, वो जनरल मानसिक विकास मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पढ़ते हैं अपन। जन्म के समय पहली भाषा होती है वो क्रंदन होता है, याद रखिएगा। रोना या क्रंदन, आपके ये प्रश्न आ चुका है भाई आपके। क्रंदन, जन्म के समय भाषा का कौन सा रूप प्रकट होता है? क्रंदन होता है, अर्थात बालक जन्म लेते ही रोता है। जन्म के समय मस्तिष्क कोरा कागज होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। बालक सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है, और पहचान स्पर्श के माध्यम से होती है। बालक व्यक्तियों किस तरह से पहचानता है? सबसे पहले स्पर्श के माध्यम में। और किसको पहचानता है? माता को। जैसे ही माता खुद की गोद में लेती है तो बालक को पता चल जाता है कि ये अपनी माँ है, और वहाँ पे वह सुकून से रहता है। अब देखिए, जन्म के समय प्रतिव्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिव्रत, प्रतिव्रत को कहते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, यहाँ से आपका प्रश्न उठ सकता है, और जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो देखो, प्रतिव्रत क्या होते हैं? ये एक शब्द होता है, प्रतिव्रत को बोलते हैं रिफ्लेक्स। जैसे आपने साइंस में भी पढ़ी होगी प्रतिवर्ती क्रियाएं, आपने मस्तिष्क का पार्ट पढ़ा होगा साइंस के अंदर, तो उस टाइम में आपको एक शब्द आया होगा प्रतिवर्ती क्रियाएं, वहीं से एक शब्द उठता है प्रतिवर्त, जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो प्रतिवर्त क्या होता है? ये वे क्रियाएं होती हैं जो उद्दीपक के प्रति स्वचालित रूप से या ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिवर्त। ये स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, ये जेनेटिकली अपने को मिलती हैं, आनुवांशिक रूप से अपने को प्राप्त होती हैं, तथा पेशीय विकास को आधार प्रदान करती हैं। पेशीय जो विकास होता है उसको आधार प्रदान करने का काम करते हैं प्रतिव्रत। आपका जो पेशीय मसल्स का जो विकास होता है, जैसे उदाहरण के रूप में दूं, जम्हाई लेना, खांसना, तेज अगर आपके ऊपर लाइट डाल दी जाए आंखों के ऊपर तो आंखों का ऑटोमेटिक बंद हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं प्रतिवर्त, रिफ्लेक्स। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। कुछ विशेष प्रतिवर्त होते हैं, वो जन्म के कुछ समय बाद में खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको जो प्रतिव्रत बताता हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शैशवावस्था में पाए जाते हैं। जैसे जमाई लेते हो आप, जमाई लेते हो, वो ऑटोमेटिक होता है आपके अंदर, और वो जीवन पर्यंत बना रहता है। बूढ़ा व्यक्ति भी लेता है, वो छोटा सा जो जन्म लेता है बालक, वो भी जमा ही लेता है।
तो ये तो ऐसा प्रतिवर्त हुआ जो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वे प्रतिवर्त जो शैशवावस्था के अंदर ही आते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं वो ये हैं। पहला प्रतिवर्त है वह है रूटिंग। 3 से 4 माह से छोटे, 3 और 4 माह से छोटे बालक के चेहरे के किसी भी भाग को अगर आप छुएंगे तो जैसे मान लो ये एक चेहरा है, अगर आप इस यहाँ पे छू रहे हैं तो ये बालक है, जैसे आप इस पार्ट पे छूओगे तो बालक अपना चेहरा इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, अपनी गर्दन को यूं, चेहरे को यूं घुमाने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपने इस भाग को छुआ, इधर की साइड छुआ, तो इसे कहते हैं रूटिंग। जब वो चेहरा घुमाने का प्रयास करेगा उस समय उसका मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा, इसको रूटिंग कहते हैं। आप किसी छोटे से जस्ट पैदा होने के 1 महीने बाद ही किसी बालक की गाल के एक दाएं गाल को छुएंगे तो वो अपने चेहरे को दाईं तरफ घुमाएगा, इससे कहेंगे रूटिंग। 6 माह पश्चात रूटिंग जो प्रतिवर्त है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, वो समाप्त हो जाता है। दूसरा रिफ्लेक्स है वो है मोरो रिफ्लेक्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे सामाजिकता दिखती है बालक की। देखो कैसे, इस प्रतिवर्त में बालक एक विशेष अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जब छोटे शिशु के आसपास शोरगुल होता है तब शिशु अपनी भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है, फिर एक साथ अपनी ओर खींचता है जैसे वह किसी को पकड़ रहा हो। 6-7 माह पश्चात यह प्रतिवर्त समाप्त हो जाता है और ध्वनि के प्रति स्थायी अनुक्रिया आ जाती है। अब देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि साहब काहे का मोरो है ये। जैसे आप तो ये कहोगे कि जैसे आवाज़ करते तो बालक रोने लग जाता है, तो देखिए वो अलग आवाज़ है। जैसे आपने किवाड़ों को ज़ोर से बंद किया तो बालक रोने लग जाएगा, मैं एग्री हूँ इस चीज़ से, लेकिन आप समझिए छोटे छोटे बालक हैं, वो जहाँ पे बालक है शिशावस्था के अंदर 5-6 माह का बालक, उसके जस्ट बाहर की तरफ पहले तो धीरे धीरे आवाज़ कर रहे थे और फिर आवाज़ करने लग जाते हैं खेल खेल के अंदर। तब अंदर जो बालक है वह इस तरह की अनुक्रिया करता है, आगे की तरफ अपनी भुजाओं को फेंकना और फिर भुजाओं को इस तरह से खींचना जैसे तो किसी को अपने आगोश में ले रहा हो। इसे कहते हैं मोरो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये छप सकता है, मैं पहले ही कह देता हूँ आपको। नेक्स्ट आता है पकड़ या होल्डिंग। इसको आप महसूस करते हो, जब बालक की हथेली को दबाते हैं तो बालक की अंगुलियां हैं वो आपको पकड़ लेती हैं, उसे पकड़ कहलाते हैं। और वो पकड़ होती है वो महसूस की जाती है आपके द्वारा। ऐसा नहीं कि पकड़ ऑटोमेटिक होती है, लेकिन पकड़ इतनी ढीली नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है कि बालक पकड़ता है उस चीज़ को। 3-4 माह बाद ये समाप्त हो जाती है पकड़। नेक्स्ट आता है बेबिंसिक। ये जो बेबिंसिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 3rd ग्रेड एग्जाम भीलवाड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भीलवाड़ा के अंदर 2013 के अंदर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 के अंदर 2013 के अंदर आ गया था बेबिंसिक। शब्द भी ऐसे कैसे ही दिया था इसने, शब्द जो बेबिंसिक है उसके अंदर कोई भी हिंदी का शब्द नहीं है भाई, और ये ऐसे कैसे ही दिया था, और प्रश्न भी ऐसे कैसे ही दिया था। देखिए क्या होती है बेबिंसिक, यदि किसी शिशु के पैर के तलवों को ठोका जाए तो पाँव की अंगुलियां और अंगूठा पहले तो ऊपर की तरफ खींचता है, चौड़ा हो जाता है और फिर आगे की तरफ मुड़ जाता है। पहले तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है इस तरह से, फिर ये चौड़े हो जाते हैं और फिर आगे की तरफ यूँ मुड़ जाते हैं। मोड़ लेता है बालक अपने पैरों को, पैरों की अंगुलियों को और अंगूठे को, इसे कहते हैं बेबिंसिक। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपके पैरों के तलवों के अंदर गुदगुदी होती है, तो बालक का ये क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। बालक उस समय अगर आप बालक के तलवों को छुओगे तो वो हंसेगा नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये परिवर्त है वो 8 से 12 माह के बाद में समाप्त हो जाता है। शिशु के जन्म के समय मानसिक रूप से अत्यंत कम विकसित होते हैं और केवल रिफ्लेक्स ही प्रदर्शित करते हैं, ऑटोमेटिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, सोच समझ के कुछ भी नहीं करते। अब देखिए कुछ और मानसिक विकास देखते हैं।
1 माह का जब बालक होता है तो भूख और प्यास के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जब उसको भूख लगती है और जब उसको प्यास लगती है तो वह रेस्पॉन्स देने लग जाता है। उससे 1 माह से पहले वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, उसको आपको देना ही पड़ेगा भोजन। अब देखिए 2 माह का जो बालक होता है ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। जैसे उसको आवाज़ आती है उससे पहले के बालक को आवाज़ आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 माह पर वस्तुओं को पकड़ना, आवाज़ निकालना, ध्यान से देखना और देखकर मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें 4 माह का बालक है वो प्रदर्शित करने लग जाता है। 6 माह का बालक प्रेम और क्रोध में अंतर या पहचानने लग जाता है। स्वयं का नाम भी पहचानने लग जाता है। स्वयं का नाम पहचानने का मतलब होता है उसको वो स्पेशल ध्वनि पहचान में आ जाती है। और 6 माह का बालक ही बलबलाने लग जाता है। इम्पोर्टेंट है, भाषागत रूप से जो चीज़ है बलबलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बलबलाने से जाकर ही आगे भाषा विकसित होती है। 8 माह का बालक होता है वह खिलौनों से खेलने लग जाता है, खिलौनों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है और छीनने पर रोता है, खिलौनों को छीनने पर रोता है। अब भाषा का विकास देखते हैं, अपने भाषा का विकास बालक में कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अब भाषा का विकास। भाषा का विकास मानसिक विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सरल भी है, बहुत ही अचंभित करने वाला होता है कि बालक है वो भाषा कैसे सीखता है, बोलना कैसे सीखता है। तो देखिए एक स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर तीर के निशान लगा के लिखा है। सबसे पहले होता है क्रंदन, क्रंदन के बाद में होता है रोना। सबसे पहले होता है बालक का भाषागत विकास के अंदर क्रंदन, क्रंदन के बाद में होता है रोना। देखिए क्रंदन और रोने में डिफरेंस है। यहाँ पर संवेगात्मक विभिन्नता होती है क्रंदन और रोने के अंदर। क्रंदन है वो बाल्यावस्था शैशवावस्था के अंदर जन्म के शुरुआती वर्षों में होता है और रोना उसके बाद में होता है शैशवावस्था के अंदर। 6 माह का बालक लगभग बलबलाने लग जाता है। क्रंदन, रोना, बलबलाना, फिर विशेष ध्वनि निकालना। बलबलाते बलबलाते ही बालक होता है वो विशेष प्रकार की ध्वनि देता है, फिर ध्वनि को आकार देना प्रारंभ करता है। अब देखो ध्वनि को आकार देना का बलबलाने का मतलब देखो मैं यहाँ पे बोल के दिखाता हूँ, जैसे तो ये हो गया बलबलाना। विशेष ध्वनि निकालने का मतलब जैसे ल ल, तो ये विशेष ध्वनि हो गई। अब ध्वनि को आकार देना, जैसे आप कहो मम्मा तो वो कहे तो ये हो गया ध्वनि को विशेष आकार देना, ध्वनि को आकार देना। फिर एक अक्षर का शब्द बोलना, जैसे बा, माँ, नी, मी, ये एक अक्षर के शब्द हैं। फिर 2 अक्षरों का शब्द जैसे बाबा, मामा, पापा, इस तरह के शब्द। फिर 2 से अधिक अक्षरों वाले शब्द, फिर 2 शब्दों वाले वाक्य, फिर 2 सबसे देखो 2 शब्दों वाले वाक्य। 2 शब्दों वाले वाक्य बनता है बालक उस टाइम के अंदर क्या करता है, संज्ञा शब्द ज़्यादा लेता है। जैसे मैं खाऊं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द ज़्यादा लेता है। तो उस टाइम में क्रिया शब्द भी लेता है। ये चीज़ें संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम शब्दों की अधिकता होती है 2 शब्दों के वाक्य में। फिर वो 2 से अधिक शब्दों वाले वाक्य बनाता है और उसके बाद में व्याकरण। 2 से अधिक शब्दों वाले वाक्य होते हैं वो कोई जरूरी नहीं व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध हो, अंत में वो व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनाने लग जाता है। अब देखिए किस तरह से ये भाषागत विकास होता है। वो होता है 4 से 6 माह में बालक बलबलाता रहता है। 6 से 8 माह में एक अक्षर वाले शब्दों की रचना करता है, जैसे माँ, बाप, पा, दी, मी और दी। 10 से 12 माह में एक से अधिक अक्षरों वाले शब्दों को बोलता है, लेकिन ये सार्थक हो आवश्यक नहीं। एक से अधिक अक्षरों वालों का मतलब जैसे खाना, लेकिन वो खाना तो सार्थक हो गया, वो खाने को बोलेगा तो 2 शब्दों से, लेकिन वो सार्थक शब्द को नहीं बोलेगा। अब देखिए 12 से 14, अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बोलेगा, हो सकता उसकी ध्वनि इस तरह से सेफ ले ले कि वो सार्थक शब्द बोले, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हमेशा सार्थक ही बोले। 12 से 14 माह में सार्थक शब्द बोल सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक प्रथम सार्थक शब्द कब बोलता है, 12 से 14 माह में। लगभग 20 माह में
2 शब्दों या 3 शब्दों का वाक्य बनाता है। इन वाक्यों में संज्ञा और क्रिया शब्द अधिक होते हैं, संज्ञा और क्रिया शब्द अधिक होते हैं। और 20 माह के जो लगभग अवधि है उसके अंदर 2 से 3 शब्दों के वाक्य, ज़्यादातर 2 शब्दों के वाक्य होते हैं, एक संज्ञा होती है और एक क्रिया होती है। जैसे मैं जाऊं, मैं खाऊं, मुझे दो, इस तरह के शब्द होते हैं। 2.5 वर्ष के पश्चात वह 5 से 7 शब्दों के वाक्यों को बोलने में समर्थ हो जाता है। यह एबिलिटी हो जाती है 2.5 वर्ष के बालक के अंदर, मतलब 2 से अधिक शब्दों को भी वो बोल सकता है। अब देखो, ये भाषागत योग्यताएं थी। अब अपन देखते हैं अन्य मानसिक योग्यताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष का बालक होता है, वो रेखाएं खींचना प्रारंभ कर देता है और अनुकरण करना सीख जाता है। अनुकरण का मतलब दूसरों को देख के और उसी तरह का रिपीटेशन करता है। जैसे आप खेत के अंदर कार्य करते हैं तो वो भी खेत के अंदर कार्य करता है। जैसे माता है, वो बैठ के और खाना बना रही है तो वो भी जाके उसके साथ खाना बनाने की कोशिश करता है और वहाँ पे रोने लग जाता है। तो अनुकरण जो प्रक्रिया है 3 वर्ष के बालक के अंदर आ जाती है। वह अपना नाम बता सकता है और कोई कार्य करने का अनुकरण का प्रयास करता है। 4 वर्ष का बालक है, वो आकृतियां बना सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बालक आकृति बनाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, प्रत्येक चीज के बारे में वह सीखना चाहता है कि ये किस तरह से, ये चीज कैसे है। वह बार बार प्रश्न पूछता है कि ये क्यों है, कैसे है, कब है, क्यों होता है ऐसा, इस तरह के प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न तार्किक नहीं होते हैं, हल्की और भारी वस्तु में अंतर कर लेता है। उसको पता रहता है कि पत्थर भारी है और किताब है वो हल्की है। वस्तुओं का वर्गीकरण भी कर सकता है। वर्गीकरण का मतलब होता है 2 वस्तुओं के अंदर कौन सी चीज़ अलग है और कौन सी समान है, उनको पता चल जाता है। देखो यहाँ पर वर्गीकरण और हल्की भारों में अंतर करना, आकृति बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानसिक विकास से रिलेटेड है। जीन पियाजे के सिद्धांत में भी अपन देखेंगे, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं के अंदर होंगी, संवेदी पेशी अवस्था के अंदर होंगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होंगी। 5 या 6 वर्ष का बालक 15 से 20 तक गिनती बोल सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपने बालक को 5-6 वर्ष के बालक को अगर 100 तक गिनती रटा दी तो वो एक अलग बात है, लेकिन विकासात्मक कार्य ये कहता है कि 15 से 20 तक की गिनती बोलेगा 5 से 6 वर्ष का बालक। वाक्य बनाना सीख जाता है। वाक्य मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिखना सीख जाता है, वाक्य बोल सकता है। व्याकरणीय समझ विकसित हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य बनाएगा, समझ विकसित हो जाती है। उसको कहोगे कि मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगी, तो बालिका बोलेगी मैं कहूँगी, उसको ये समझ आता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। 10 से 11 शब्दों की वाक्यों को स्पष्ट रूप से वो बोल सकता है। अब देखिए दूसरा विकास आता है संवेगात्मक विकास। मानसिक विकास के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कौन कौन से संवेग होते हैं, संवेग क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर संवेग क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। अब यहाँ पे शैशव अवस्था के संवेगात्मक विकास को देखेंगे। तो जन्म के समय केवल उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। जन्म के समय संवेग पाया जाता है उत्तेजना, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जेबी वाटसन के अनुसार जन्म के प्रारंभिक समय में क्रोध, प्रेम और घृणा संवेग पाए जाते हैं। 3 संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, प्रेम और घृणा, ये 3 संवेग। जेबी वाटसन व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक थे। वुडवर्थ के अनुसार जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। हरलोक के अनुसार शैशवावस्था के अंदर तीव्र उद्दीपकों के प्रति क्षीण संवेग, बहुत ही तीव्र उद्दीपक आएंगे उनके प्रति भी क्षीण संवेग उत्पन्न होते हैं। अर्थात उद्दीपक ज्यादा संवेग उत्पन्न नहीं कर सकते, संवेग स्वतः उत्पन्न होते हैं। ब्रिज के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छा दिया है डिवाइडेशन। जन्म के समय उत्तेजना, 3 माह पर कष्ट, आनंद और दुख, 6 माह पर क्रोध और 12 माह में उल्लास, प्रेम और स्नेह। ये आपके संवेग उत्पन्न हो जाते हैं किसके अनुसार, ब्रिज के अनुसार। जन्म के प्रारंभिक काल में अधिकतर संवेग नकारात्मक होते हैं, लेकिन 1 वर्ष तक आते आते सभी सकारात्मक संवेगों का विकास। अब देखिए यहाँ पे ब्रिज के अनुसार उत्तेजना, कष्ट, आनंद, दुख, क्रोध, उल्लास, प्रेम,
12 माह पर उल्लास और प्रेम सकारात्मक संवेग हो गए, बाकी सारे के सारे ऊपर की तरफ थे वो नकारात्मक संवेग थे। तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर जन्म के समय में नकारात्मक संवेग होते हैं और साल भर का जब बालक हो जाता है तब उसके अंदर सकारात्मक संवेग प्रारंभ हो जाते हैं। 2 वर्ष तक आते आते सभी मूल सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों का विकास हो चुका होता है। 2 वर्ष के अंदर सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं बालक के अंदर। शैशव अवस्था में संवेगों की, अब ये देखो यहाँ से आपकी क्वेश्चन उठेगा, शैशव अवस्था के अंदर संवेगात्मक होती है और फिर वहाँ पे ऑप्शन देगा, तीव्रता अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है और काल कम होता है। ये ध्यान रखना। तीव्रता को बोलेंगे इंटेंसिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी। आवृत्ति को बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी IFREQUENCY। काल को बोलेंगे अपन टाइम, ड्यूरेशन। तो देखो, तीव्रता अधिक होने का मतलब जैसे जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के बालक रोएगा। आवृत्ति का मतलब बार बार रोएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी हर चीज़ को, जैसे बार बार रोएगा, बार बार हंसेगा। तो संवेगात्मक तीव्रता अधिक होगी, संवेगात्मक आवृत्ति अधिक होगी, लेकिन काल कम होता है, उसका टाइम पीरियड कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रोएगा, थोड़ी देर के लिए रोएगा, जोर से रोएगा, बार बार रोएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर रोएगा और चुप रह जाएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, यहाँ से आपकी क्वेश्चन उठ सकता है आपकी बार रीड के अंदर, तो सभी इसको नोट कर लीजिएगा। शैशव अवस्था के अधिकतर संवेग अस्पष्ट होते हैं, पता नहीं चल पाता, संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है वो बालक को पता नहीं रहती किस तरह से अभिव्यक्त करें अपने आप के संवेग, इमोशंस, इनको पहचाना नहीं जा सकता है। माँ इनको पहचान सकती है, माँ है वो बालक के संवेग, जैसे कोई बालक है वो रो रहा है या फिर एक अलग तरीका का एटीट्यूड दिखा रहा है, तो वो क्या चाहता है ये आम इंसान नहीं पहचान सकता, लेकिन उसकी माँ को पता है कि इसको क्या चाहिए। शैशव अवस्था के अधिकतर संवेग स्वार्थ से भरे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अब देखो ये प्रश्न आ सकता है भाई, अब की बार वेरी मोस्ट लगा लेना इसको। चीज क्या है, बालक और उसके माता पिता या पालनहार के बीच में जो सांवेगिक बंधन होता है वह उसे आसक्ति कहते हैं। सांवेगिक बंधन, इमोशनल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे आप लोग बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे भी आएगा आपके एक चीज आएगा ममता या वात्सल्य, ये भी ऑप्शन के अंदर आएंगे और ये ऑप्शन के अंदर गलत माने जाएंगे, और ये नोट्स के अंदर मैंने लिख दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। बालक एवं पालनहार के बीच में जो सांवेगिक बंधन होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होता है, संवेगात्मक जो बंधन होता है, उसे आसक्ति या अटैचमेंट कहते हैं। आसक्ति शब्द को चेंज कर सकता है वो, लेकिन अटैचमेंट रहेगा। इसके लिए ये क्यों होता है ऐसा, देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज डिक्लेयर कर देता हूँ, वात्सल्य इसलिए नहीं आएगा। वात्सल्य एक संवेग होता है जो बाद में जाके और अपने शिशु के प्रति दर्शाया जाता है, लेकिन सांवेगिक बंधन जो बच्चा माता पिता के प्रति जो रखता है शैशवावस्था के अंदर, उससे आसक्ति कहते हैं। वो आसक्त है उसके ऊपर, उसे अच्छा लगता है उसके ऊपर डिपेंड रहना। तो देखो इसके लिए क्या किया गया था, हार्ले और हार्ले ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या किया था, जन्म के जस्ट बाद में बंदर के जो बच्चे थे उनको एक तो कपड़े से बनी हुई कृत्रिम माँ और एक तार से बनी हुई कठोर माँ। कपड़े से बनी हुई तो सॉफ्ट थी और तार से बनी हुई थी वो कठोर थी, कृत्रिम माएँ थी। माँ का मतलब बंदरिया थी, उनके साथ उनको पाला। पालने का मतलब ये है कि वो जो कृत्रिम बंदरिया थी उनके माध्यम से उनको दूध पिलाया गया। बाद के अंदर देखा गया कि जो बालक हैं उनको एक जगह बिठाया गया, तो ज़्यादातर बंदर थे उन्होंने कोमल शरीर वाली अर्थात कपड़ों वाली माँ को चुना। जब दोनों माताओं को बिठा दिया गया, कृत्रिम माएँ थी, और बच्चों को बिठा दिया गया, तो जो छोटे छोटे बालक थे
वो ज़्यादातर सॉफ्ट माँ के पास चले गए। तो सॉफ्ट माँ के पास देखो, पहले जो बालक थे उनको कठोर माँ के द्वारा दूध पिलाया गया था, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं की। वो उन्होंने देखा, उसका जो शरीर है, उसका शरीर कोमल लगा, और जो कपड़ों वाली माँ थी उसी को चुन लिया। तो इससे निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर कोई ममता नहीं होती है, बालक कोई ममता नहीं देखते हैं, वो आसक्त रहते हैं अपने पालनहार के बीच। इससे यह स्पष्ट कहा गया कि भोजन महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं होता है, संपर्क सुख अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कोई बालक होता है, वो अगर किसी सॉफ्ट कपड़े को ले लेता है अपनी माँ से, तो यदि शैशवावस्था के अंदर बालक की माता ये कहेगी कि मेरे को ये दे दे बेटा कपड़ा, नहीं तो मैं तेरी माता नहीं रहूँगी, तो भी बालक उस सॉफ्ट कपड़े को अपनी माता को बिल्कुल भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका संपर्क सुख मिल रहा है, बालक को उस कोमल कपड़े को छूने में मज़ा आ रहा है। तो आप मेरे को मुझे लगता है ये चीज़ समझ गए होंगे और क्वेश्चन को गलत भी नहीं करेंगे। अब देखिए, एरिक्सन के अनुसार 1 वर्ष आसक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक्सन का, जिसके अंदर 8 अवस्थाएं होती हैं, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। इस एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को अलग से पढ़ा जाएगा, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास प्रारंभिक समय में उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई माता पिता अपने शिशु के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं और उसके सभी भौतिक सुखों का ध्यान रखते हैं, तो बालक में संसार के प्रति आशा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात वो ये सोचता है कि यहाँ पर संसार है, बहुत अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यदि बालक में दोष देखते हैं माता पिता, तो बालक में आत्मसंदेह उत्पन्न हो जाता है। विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है वो शैशवावस्था होती है। सुरक्षित लगाव वाले बालक सकारात्मक होता है और खेलते रहते हैं। असुरक्षित लगाव वाले बालक भयभीत रहते हैं और अक्सर रोते रहते हैं। अब देखिए, शैशवावस्था के अंदर अपन ने 3 विकास पढ़ लिए हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामूहिक विकास। सबके अंत में आता है सामाजिक विकास। पहला जो प्रश्न होता है वो प्रश्न आएगा, बालक जन्म से होते हैं सामाजिक या असामाजिक, और आप टेक क्या होगे असामाजिक, और आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। उसके बाद में चाहे से आप रेट लगा लेना, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बालक जन्म से ही सामाजिक होता है। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है जो असामाजिक प्रतीत हो। उसके अंदर सारी योग्यताएं होती है सामाजिक रहने की, लेकिन वह अपनी सामाजिकता को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अब देखिए, फ्रीमैन ने सामाजिकता की क्या परिभाषा दी है। फ्रीमैन नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ था, उसने कहा है सीखने की वह प्रक्रिया जो समूह के स्तर से प्रारंभिक होती है एवं रीति रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार स्वयं को ढालने की होती है, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। अर्थात सामूहिक स्तर की वह चीज़ जो परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार किसी को भी अपने अंदर ढालने की होती है, वह सामाजिक विकास कहलाता है। सोरेनसन ने क्या कहा है सामाजिक विकास के बारे में। सामाजिक विकास का अर्थ है अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों को समायोजित करके साथ साथ चलना। अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों को समायोजित करके साथ साथ चलना। फिर हरलोक ने क्या कहा है, हरलोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरलोक ने कहा है सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक परंपराओं में, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। 2 चीज़ है, सामाजिक परंपराएं और सामाजिक संबंध, इनके अंदर मैच्योरिटी लाना, परिपक्वता लाना ही सामाजिक विकास है। सामाजिक अवस्था, शैशवावस्था के अंदर बालक का सामाजिक दायरा बहुत सीमित होता है। वह केवल अपने घर के कुछ सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करता है। अतः शैशवावस्था में सामाजिक विकास को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। दायरा सीमित है, वह बाहर तो जाता नहीं, स्कूल में जाता नहीं। तो देखिए किस तरह से होता है। 2 से 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानता है, माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है, माँ से अलग होने पर दुख भी प्रकट करता है। 2-3 माह। 4 माह का बालक अलग अलग चेहरों को पहचानने लग जाता है। उसको चेहरा पहले माँ का ही आता था, अब अलग अलग चेहरे
अलग अलग चेहरे का मतलब होता है माता के अलावा अलग अलग चेहरे हैं उनको पता चल जाता है। परिचितों को पहचानता है और अपरिचितों से भय प्रदर्शित करता है। अर्थात 4 माह का बालक है, उसको बार बार जैसे दादी पिता इनका मुंह दिखता है तो वो जान जाता है कि हाँ ये जानकार है, लेकिन अचानक से कोई आए तो भयभीत हो जाता है बालक। 6 माह का बालक परिजनों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 माह का बालक होता है, अपने परिजनों को देखते ही मुस्कुराने लग जाता है और स्वयं का नाम भी पहचानने लग जाता है। इसका मतलब वो जो ध्वनि होती है उसकी भी समझ उसको पैदा हो जाती है। 1 वर्ष का बालक है, वह घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है, मना करने पर कार्य करना रोक देता है। आप कहोगे कि नहीं बाबू नहीं बाबू नहीं बाबू, तो वहीं पे बाबू काम करना छोड़ देगा। कोई कहने पर कार्य शुरू भी कर देता है। आप कहोगे कि इसको खेल इसको फेंक, तो फेंकने भी लग जाएगा। 1 वर्ष का बालक है, वो मना करना और शुरुआत करना ये चीज़ें जानने लग जाता है। 13 से 15 माह का बालक है, वो अन्य व्यक्तियों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। तो देखिए यहाँ पे सामाजिकता का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। 13 से 15 माह का बालक अन्य व्यक्तियों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। इसी समय बांटने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना सीख जाता है। बालक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना कब सीखता है? 1 वर्ष के बाद में, 13 से 15 माह, जब वह कदम उठा लेता है, चलना प्रारंभ करता है तब। 2 वर्ष का बालक है, वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कार्य करने का प्रारंभ मतलब ये है कि वह परिवार में सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश करता है, उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। तो देखिए 2 से 3 वर्ष का जो बालक होता है वो बहुत ज़्यादा अनुकरण करता है और यहाँ पे समस्याएं पैदा कर देता है बालक परिवार के लिए। उसके अंदर वह क्या करता है कि सक्रिय सदस्य बनने की कोशिश करता है। जैसे आप खेत के अंदर कार्य कर रहे हैं तो वह जाके आपके फावड़े को ले सकता है और वह जिद करने लग जाता है कि मैं ये काम करूँगा। माँ है, वो खाना बना रही है तो वो जाके बैठ जाएगा और वो कहेगा कि मैं रोटी बनाऊँगा और वह आटे को बिखेरने लग जाएगा। तो ये 2 से 3 वर्ष के बालक के अंदर सबसे बड़ी अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इस समय जितना भी अधिगम होगा वो अनुकरण के माध्यम से होगा। तो जो भी बालक है, पालनहार है, माता पिता है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को कोई भी चीज़ में लगा देना चाहिए जिससे वो क्या है कि वो उस चीज़ में लगा रहे। 3 वर्ष का बालक है, वो परिवार के उत्पादक कार्य कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक में श्रम कार्य करने की प्रवृत्ति इसी समय उत्पन्न की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बालक है, बालक को आप ये कह सकते हो कि बच्चे तेरी जो स्लीपर है, चप्पल है, वो कहाँ पे है? बालक तेरी जूते हैं वो कहाँ पे हैं? तो ढूंढने लग जाएगा। तो उत्पादक कार्य करवा सकते हो आप। जैसे आप कहो खाना खाते समय कि बालक जाके और नमक लेके आ, तो बालक नमक लेके आएगा। उसके स्तर के कार्य आप करवा सकते हो और इसी समय बालक के अंदर श्रम कार्य करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न की जा सकती है 3 वर्ष के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बालक पहल भी करने लग जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहल करने लग जाता है बालक। पहल। 4 वर्ष का बालक विद्यालय जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ पर 5 से 6 वर्ष का जो बालक है उसको एडमिशन दिया जाता है प्रथम क्लास के अंदर। 5 वर्ष का बालक है, वे औपचारिक शिक्षा शुरू कर सकते हैं, अर्थात स्कूली एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। 4 वर्ष का जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे। अब जो आजकल के जो माता पिता हैं वो 4 वर्ष के बालक को बिठाने लग जाते हैं। उसके पीछे उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये होता है कि जब वो आजकल की इस पीढ़ी के जो माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो उनकी क्लास के अंदर जो ज़्यादा उम्र के बच्चे थे वो पढ़ने में पीछे थे। इसलिए आजकल के जो पढ़े लिखे माता पिता हैं वो अपने छोटे से बालक को ही वहाँ पर स्कूल में भेज रहे हैं। वो पूर्णतया गलत भेज रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि 5 वर्ष के बालक को, 4.5 वर्ष के बालक को ही औपचारिक शिक्षा शुरू करें, इससे पहले नहीं करें। 6 वर्ष का बालक है, वह पूछने पर अपना नाम बता सकता है, पहचानने लग जाता है 6 माह के लगभग ही, लेकिन बताता कब है? 6 वर्ष पर। वैसे योग्यता कब हो जाती है? 3 वर्ष का बालक ही अपना नाम बता सकता है, लेकिन बताता कब है? 6 वर्ष का बालक।
आप चीज़ें समझ गए होंगे डिफरेंट कहाँ कहाँ पे। शैशव अवस्था में सामाजिकता स्वार्थ और अहम से भरी हुई होती है, स्वार्थ और अहम से। जैसे आप कहेंगे कि बालक ये मामा जी हैं, इसके धोख दे, तो बालक धोख तो दे देगा, लेकिन मामा जी को मामा जी नहीं समझेगा, उसके अंदर खुद के अंदर अहम भरा रहता है। प्रारंभिक 2 वर्षों के अंदर शिशु के व्यवहार में अनुकरण, दब्बूपन, लज्जाशीलता, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, ईर्ष्या, संग्रहण और लालच, ये सामाजिक गुण रहते हैं। संग्रहण का मतलब ये होता है कि 2 वर्ष का बालक होता है, वो क्या करता है कि अपनी चीज़ों को कहीं कहीं पे छिपा के भी रख देता है। देखो यहाँ पे संग्रहण का मतलब ये होता है कि ग्रहण करना। लालच का मतलब ये होता है कि खुद को ही ज़्यादा अहमियत देना। शैशव अवस्था के अंदर बालक संपूर्ण वस्तुओं के ऊपर स्वयं का अधिकार समझता है। जैसे आप बाजार से कोई भी चीज़ लेके आओगे तो सारी के ऊपर खुद का अधिकार समझेगा, किसी को भी नहीं देगा, अपने खिलौनों को अन्य को नहीं देता और विरोध भी प्रदर्शित करता है। टाइप की